जय हिंद। मुगल्स के इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी शाहजहाँ के बारे में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब की कहानी क्या रही उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है, ये जो औरंगजेब है इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड मोस्ट डिस्कस्ड मुगल एम्परर्स। लेकिन अगर बात करें टेरिटोरियल लिमिट्स के टर्म्स में तो ये जो औरंगजेब है ही वॉज वन ऑफ द एबलेस्ट मुगल एम्परर्स। इनफैक्ट औरंगजेब के अंडर लार्जेस्ट सिंगल स्टेट एवर नोन इन इंडिया के तौर पे इमर्जेंस देखने को मिलेगा मुगल एम्पायर का। ये जो मुगल एम्पायर है इसको सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड किया था अकबर ने एक लंबे चौड़े मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। अकबर का ये जो मुगल एम्पायर है इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे औरंगजेब, स्पेशली डेक्कन वाले रीजन में। ये जो डेक्कन वाला रीजन है इसमें सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा मुगल एम्पायर का अंडर द रेन ऑफ औरंगजेब। और औरंगजेब का ये जो रेन है इसको मोटा मोटा दो फेजेस में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन से दो फेजेस में डिवाइड करके देखा जा सकता है? एक तो औरंगजेब के रेन के पहले 25 साल, और ये जो पहले 25 साल हैं इनके दौरान औरंगजेब का फोकस रहेगा नॉर्थ इंडिया के ऊपर। और इन्हीं पहले 25 साल के दौरान इमर्जेंस देखने को मिलेगा मराठा पावर का अंडर शिवाजी राजे। और दूसरा औरंगजेब के रेन के लास्ट 25 साल, और ये जो लास्ट 25 साल हैं इनके दौरान औरंगजेब का एक्सेसिव फोकस रहेगा डेक्कन वाले रीजन के ऊपर। और डेक्कन वाले रीजन के ऊपर ये जो औरंगजेब का एक्सेसिव फोकस रहेगा, ये जो औरंगजेब का ऑब्सेशन रहेगा, दिस प्रूव्ड टू बी अ पॉलिटिकल ब्लंडर। पॉलिटिकल ब्लंडर क्यों साबित होगा उसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल सबसे पहले हम बात करेंगे नदन कॉन्क्वेस्ट के बारे में। और इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है, ये जो नॉर्थ इंडिया है ये ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ऑलरेडी मुगल एम्पायर के अंडर हुआ करता था। लेकिन औरंगजेब के अंडर ये जो मुगल पावर है ये एक्सपेंड करेगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ये जो मुगल पावर है ये एक्सपेंड करेगी आसाम में। 1662 में मीर जुमला जो कि औरंगजेब के सबसे एबलेस्ट जनरल हुआ करते थे और बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। ये जो मीर जुमला हैं इन्होंने अहोम्स के अगेंस्ट में एक्सपेडिशन को लीड किया। और अहोम्स के अगेंस्ट में ये जो एक्सपेडिशन लीड की गई इसके बदले में मुगल्स को फेवरेबल ट्रीटी मिली। मुगल्स को हालांकि फेवरेबल ट्रीटी मिली लेकिन मुगल्स को बहुत भारी नुकसान हुआ। इनफैक्ट जब मीर जुमला वापस आ रहे थे तो मीर जुमला पास्ड अवे इन 1663 सी। हालांकि आसाम के ऊपर ये जो अहोम्स का रीजन है इसके ऊपर मुगल्स का कंट्रोल देखने को मिलेगा लेकिन मुगल्स को भारी नुकसान होगा। मीर जुमला के जाने के बाद बंगाल के नए गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया शाइस्ता खान। और ये जो शाइस्ता खान है ये 1664 में आइलैंड ऑफ सोनदीप और चित्तगोंग को कैप्चर करेंगे। चित्तगोंग जो कि आज के बांग्लादेश में देखने को मिलता है, आइलैंड ऑफ सोनदीप और चित्तगोंग को भी मुगल्स ने कब कैप्चर किया? 1664 में। मतलब एक लंबा चौड़ा एक्सपेंशन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ देखने को मिल रहा है। हालांकि 1680 आते आते ये जो अहोम्स हैं ये एक बार फिर से कामरूपा नाम के रीजन को रिकैप्चर कर लेंगे और ये जो रीजन है इसके ऊपर से मुगल्स का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। बट हाँ, ये जो पहले 25 साल है औरंगजेब के रेन के, इनके दौरान औरंगजेब का फोकस रहेगा नॉर्थ इंडिया के ऊपर, औरंगजेब का फोकस रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर। और फिर देखने को मिलेगा कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेक्कन। और औरंगजेब की ये जो डेक्कन पॉलिसी है इसको 4 फेजेस में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन से 4 फेजेस में डिवाइड करके देखा जा सकता है? पहला फेज 1 देखने को मिलता है 1658 से लेके 1668 के बीच में। और ये जो फेज 1 है इसमें औरंगजेब की पूरी कोशिश रहेगी कि बीजापुर को 1636 की ट्रीटी के तहत जो टेरिटरीज दी गई थी उन टेरिटरीज को एक बार फिर से रिकवर किया जाए, उन टेरिटरीज को एक बार फिर से रिकैप्चर किया जाए। इनफैक्ट हमने पढ़ा था इससे पिछले सेशन में कि मुगल्स जो हैं वो इन ट्रीटीज को ऑनर करना बंद कर देंगे और शाहजहां जो हैं वो औरंगजेब को भेजेंगे
ये जो डेक्कन है इसको रिकॉन्कर करने के लिए। तो पहले 10 साल में औरंगजेब का फोकस रहेगा कि बीजापुर को ये जो 1636 की ट्रीटी के तहत टेरिटरीज दी गई थी इनको किसी भी तरीके से रिकवर किया जाए। ये जो बीजापुर के अगेंस्ट में कैंपेन है इसको लीड किया डेक्कन के गवर्नर जय सिंह ने। हालांकि मुगल जो हैं वो बीजापुर को कॉन्कर करने में फेल हो जाएंगे इन 1665 और ये जो जय सिंह हैं डेक्कन के गवर्नर ही विल पास अवे इन 1667। 1668 आते आते हालांकि धोखे से ब्राइबरी से शोलापुर वाला जो रीजन है उसको कॉन्कर करने में मुगल्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, बीजापुर को कॉन्कर नहीं कर पाए। फिर आएगा फेज 2 और फेज 2 देखने को मिलेगा लगभग 1668 से लेके 1684 के बीच में, लगभग 16-17 साल। और ये जो फेज 2 है इस फेज 2 के दौरान मुगल्स को औरंगजेब को ये रियलाइज होगा कि डेक्कन वाले रीजन में जो सबसे बड़ा डेंजर है वो है मराठास और मुगल्स बाय हुक बाय क्रुक हर संभव कोशिश करेंगे कि ये जो बीजापुर है और ये जो गोलकोंडा है ये शिवाजी राज्य के अगेंस्ट में मुगल्स की मदद करें, मुगल्स के साथ में हाथ मिला लें। इस पूरे फेज 2 के दौरान मुगल्स की औरंगजेब की पूरी कोशिश रहेगी कि कैसे भी ये जो शिवाजी राज्य की ग्रोइंग पावर है इसको कर्व किया जाए, कैसे भी ये जो डेक्कन स्टेट्स हैं इनकी मदद मराठास के अगेंस्ट में सिक्योर की जाए। लेकिन औरंगजेब की ये जो एफर्ट्स हैं ये पूरे तरीके से फेल हो जाएंगे। फेल क्यों हो जाएंगे? बिकॉज एक ट्राईपार्टाइट अलायंस देखने को मिलेगी, एक अलायंस देखने को मिलेगी गोलकोंडा, बीजापुर और शिवाजी राज्य के बीच में। इनफैक्ट जब बीजापुर को मुगल्स कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे तो ये जो ट्राईपार्टाइट अलायंस है ये उस कोशिश को नाकामयाब करेंगे और बीजापुर बना रहेगा। तो ये जो ट्राईपार्टाइट अलायंस है इसने ये जो फेज 2 है इसको औरंगजेब के लिए अनसक्सेसफुल बना दिया। इस फेज 2 के दौरान औरंगजेब को मुगल्स को कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर देखने को मिला फेज 3 और ये जो फेज 3 है ये लगभग 1686 से लेके 1687 के बीच में देखने को मिलता है, लगभग 1-1.5 साल तक देखने को मिलता है ये फेज 3। और ये जो फेज 3 है इस फेज 3 के दौरान औरंगजेब ने पॉलिसी ऑफ आउटराइट एनेक्सेशन ऑफ डेक्कन स्टेट्स को अडॉप्ट किया। बेसिकली औरंगजेब जो है वो अग्रेसिव पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे और 1687 में औरंगजेब पर्सनली बीजापुर के सीज को सुपरवाइज करेंगे और बीजापुर को कॉन्कर किया जाएगा 1687 में और 1687 में ही गोलकोंडा को भी कॉन्कर किया जाएगा। इसके साथ साथ कर्नाटका की कुछ टेरिटरीज को भी कैप्चर कर लिया जाएगा इस फेज 3 के दौरान। और फेज 3 के दौरान जब बीजापुर को कॉन्कर कर लिया गया, जब गोलकोंडा को कॉन्कर कर लिया गया तो किरकी नाम का शहर हुआ करता था जिसको मलिक अंबर ने एस्टेब्लिश किया था। ये जो किरकी नाम का शहर है इसका नाम बदला गया और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया औरंगाबाद। किरकी का नाम बदल के क्या रखा गया? औरंगाबाद। और ये जो औरंगाबाद है इसको मुगल डेक्कन की कैपिटल बनाया गया। तो फेज 3 के दौरान ये जो औरंगजेब हैं ये अपनी डेक्कन पॉलिसी में सक्सेसफुल रहेंगे, बीजापुर को कॉन्कर कर लेंगे, गोलकोंडा को कॉन्कर कर लेंगे और औरंगाबाद को मुगल डेक्कन की कैपिटल बना दिया जाएगा। और फिर फेज 4 देखने को मिलेगा 1687 से लेके 1707 टिल द टाइम औरंगजेब पास्ड अवे, उस टाइम तक फेज 4 देखने को मिलता है। औरंगजेब ने अपना ऑलमोस्ट पूरा टाइम डेक्कन में बिताया, बट औरंगजेब का एक अचीवमेंट भी है और अचीवमेंट ये है कि इतनी इनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी होने के बावजूद, इतने रिबेलियंस देखने के बावजूद, इतना अग्रेसिव पॉलिसी होने के बावजूद औरंगजेब जो है वो इस रीजन को अपने कंट्रोल में रख पाएगा, डेक्कन को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में रख पाएगा औरंगजेब। और इसी फेज 4 के दौरान शिवाजी राजे के बेटे शांबाजी उनको कैप्चर किया जाएगा और उनको औरंगजेब एग्जीक्यूट करवा देगा। कहाँ पे? संगमेश्वर में। लेकिन 1707 में औरंगजेब पास्ड अवे इन द डेक्कन। और जैसे ही औरंगजेब पास्ड अवे मराठास ने अपना इंडिपेंडेंस असर्ट किया और औरंगजेब के जाने के बाद मराठास जो हैं वो बेहद सक्सेसफुली ये जो रीजन है
इसके ऊपर रूल करेंगे। हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि औरंगजेब ने ये जो डेक्कन स्टेट्स को डिस्ट्रॉय किया, जैसे बीजापुर, जैसे गोलकोंडा, दिस प्रूव्ड टू बी अ पॉलिटिकल ब्लंडर। वाई दिस प्रूव्ड टू बी अ पॉलिटिकल ब्लंडर? बिकॉज जब तक डेक्कन स्टेट्स हुआ करती थी तब तक मुगल्स और मराठास के बीच में डायरेक्ट लड़ाई देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन जैसे ही डेक्कन स्टेट्स खत्म हुई, अब मुगल्स और मराठास आमने सामने खड़े हुए थे और शिवाजी राजे, जो कि अपने आप में बेहद पावरफुल हुआ करते थे, वो औरंगजेब को, वो इस मुगल एम्पायर को सिग्निफिकेंटली चैलेंज कर रहे थे। इनफैक्ट एक बड़े फेमस हिस्टोरियन हुए जे.एन. सरकार। जे.एन. सरकार कहते हैं कि डेक्कन अल्सर रूइंड औरंगजेब। ये जो औरंगजेब है इसको पूरे तरीके से, ये जो ऑब्सेशन था डेक्कन के प्रति, ये खत्म कर देगा। होपफुली मोटा मोटा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। देखो हो क्या रहा है, औरंगजेब कंट्रोवर्शियल है, औरंगजेब आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, लेकिन अगर बात करें टेरिटोरियल लिमिट्स के टर्म्स में तो सबसे ज़्यादा एबलेस्ट मुगल एम्परर भी औरंगजेब है। इनफैक्ट सबसे लंबा चौड़ा मुगल एम्पायर औरंगजेब ने ही स्टैब्लिश किया। औरंगजेब ने अपने रेन के इनिशियल 25 सालों में फोकस किया नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर, फोकस किया नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर, और लास्ट 25 सालों में औरंगजेब ने फोकस किया डेक्कन वाले रीजन के ऊपर। ये जो डेक्कन वाला रीजन है, ये पहले 2 फेज में बहुत ज़्यादा पॉलिसी सक्सेसफुल रहेगी नहीं, लेकिन ये जो लास्ट वाले 2 फेज हैं इनके अंदर औरंगजेब जो है वो डेक्कन वाले रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर पाएगा और ये जो मुगल एम्पायर है इसको सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड कर पाएगा। मोटे मोटे तौर पे आपको बातचीत समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप यूट्यूब वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, 1707 में औरंगजेब पास्ड अवे, और औरंगजेब के जाने के बाद ये जो मुगल एम्पायर है ये डिसइंटीग्रेट होने की शुरुआत करेगा, इसके ख़त्म होने की शुरुआत हो जाएगी। ये जो औरंगजेब है ये जाना जाता था अपनी रिलीजियस पॉलिसी के लिए। इसकी जो रिलीजियस पॉलिसी हुआ करती थी वो बेहद इनटॉलरेंट हुआ करती थी, वो बेहद हार्श हुआ करती थी। और क्योंकि इनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी हुआ करती थी तो औरंगजेब के अगेंस्ट में बहुत सारे रिबेलियंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे जाट पीजेंट्री का रिबेलियन देखने को मिला 1669 में। गोकुल जाट के अंडर जाट पीजेंट्री का रिबेलियन देखने को मिला। 1685 में राजा राम के अंडर एक बार फिर से जाट पीजेंट्री का रिबेलियन देखने को मिला। और 1691 में चूरामंड के अंदर एक बार फिर से जाट पीजेंट्री का रिबेलियन देखने को मिला। पंजाब में सतनामी पीजेंट्री का रिबेलियन देखने को मिला। और बुंदेलखंड में बुंदेल्स का रिबेलियन देखने को मिला अंडर किंग छत्रसाल इन 1672। तो कई सारे रिबेलियंस जो हैं वो औरंगजेब के अगेंस्ट में देखने को मिले बिकॉज ऑफ हिज इनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब जो है वो बड़ा ही स्टॉन्च और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हुआ करता था। इस हद तक ऑर्थोडॉक्स हुआ करता था कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, अपने फेथ के अलावा जो मुस्लिम्स के अदर सेक्ट्स हुआ करते थे जैसे शिया फेथ, उनको भी औरंगजेब हेट किया करता था। औरंगजेब बेसिकली इंडिया को इस्लामिक स्टेट में ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। औरंगजेब इंडिया को इस्लामिक स्टेट में ट्रांसफॉर्म करना चाहता था और औरंगजेब ने किसी भी नए टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन लगाया, किसी भी पुराने टेम्पल के रिपेयर के ऊपर बैन लगाया। इनफैक्ट औरंगजेब ने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने की शुरुआत करी। फॉर एग्जाम्पल मथुरा के अंदर केशव राय टेम्पल देखने को मिलता था और बनारस के अंदर विश्वनाथ टेम्पल। इन दोनों टेम्पल्स को औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किया और इनकी जगह पे मॉस्क बनवाए। ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है इसका जो डिस्प्यूट है वो तो ऑलरेडी शायद आपको पता होगा। तो औरंगजेब जो है वो हाईली इनटॉलरेंट हुआ करता था। औरंगजेब ने जजिया को रीइम्पोज किया, पिलग्रिम टैक्स को रीइम्पोज किया, और सिर्फ हिंदूज को ही हेट नहीं करता था। औरंगजेब जो है वो अदर मुस्लिम सेक्ट्स के अगेंस्ट में भी इनटॉलरेंट हुआ करता था। औरंगजेब
शिया फेथ को हेट करता था। औरंगजेब ने ये जो मुहर्रम का सेलिब्रेशन है इसको भी बैन किया था। शिया फेथ में और सुन्नी फेथ में ये जो मुहर्रम है इसको बड़े अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। शिया फेथ में आमतौर पर 10 दिन तक सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। ये जो मुहर्रम का सेलिब्रेशन है इसको भी बैन किया था औरंगजेब ने। और 1675 में औरंगजेब ने सिखों के 9th गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट करवाया था। और ये भी अपने आप में क्या दिखाता है कि औरंगजेब जो है वो हाईली इनटॉलरेंट रूलर हुआ करता था। अच्छा, इससे पहले सिखों के 5th गुरु अर्जुन देव उनको भी एग्जीक्यूट करवाया गया था। और उनको एग्जीक्यूट किसने करवाया था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 9th सिख गुरु तेग बहादुर उनको 1675 में किसने एग्जीक्यूट करवाया, औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करवाया। औरंगजेब की रेन के दौरान ऑफिस ऑफ मुतासिब देखने को मिलती थी। और ये जो मुतासिब का ऑफिस है इसको औरंगजेब ने एक्सेसिव पावर्स दी थी। ये जो मुतासिब का ऑफिस है इसका काम था मॉरल कोड्स को और शरिया को एनफोर्स करना। औरंगजेब ने ड्रिंकिंग को प्रोहिबिट किया था, ना तो खुद शराब पीता था और ना अपने किंगडम में किसी को पीने देता था। भांग या फिर जितने भी अदर ड्रग्स होते हैं उनके कल्टीवेशन के ऊपर भी औरंगजेब ने बैन लगाया था। इतना डिसिप्लिन था और इतना स्ट्रिक्ट था कि मुगल कोर्ट में म्यूजिक के ऊपर भी औरंगजेब ने बैन लगाया था। जो झरोका दर्शन की प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी। अकबर बेसिकली अपने छज्जे पे आके लोगों को दर्शन दिया करता था। ये जो झरोका दर्शन की प्रैक्टिस है इसको भी औरंगजेब ने डिसकंटिन्यू किया था। दशहरा सेलिब्रेशन, नवरोज का सेलिब्रेशन, इसके ऊपर भी औरंगजेब ने बैन लगाया था। और जो सती की प्रैक्टिस हुआ करती थी उसके ऊपर भी औरंगजेब ने बैन लगाया था। चलो, सती के ऊपर बैन लगाया ये तो ठीक है, लेकिन दशहरा, नवरोज, म्यूजिक, इन सब के ऊपर भी औरंगजेब ने बैन लगाया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि औरंगजेब ने कुछ सेक्युलर डिक्रीज को भी इशू किया था। और औरंगजेब की ये जो सेक्युलर डिक्रीज थी इनको क्या बुलाया जाता है, इनको जवाबित बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, जवाबित बुलाया जाता है। देखो, औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी हुआ करती थी वो हाईली इनटॉलरेंट हुआ करती थी। और इसी वजह से औरंगजेब के अगेंस्ट में कई सारे रिबेलियंस देखने को मिले, जैसे जाट पीजेंट्री का रिबेलियन देखने को मिला, सतनामी पीजेंट्री का रिबेलियन देखने को मिला और बुंदेल्स का रिबेलियन देखने को मिला। औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हुआ करता था। औरंगजेब बेसिकली इंडिया को इस्लामिक स्टेट में ट्रांसफॉर्म करना चाहता था। औरंगजेब ने नए टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन के ऊपर और पुराने टेम्पल्स के रिपेयर के ऊपर बैन लगाया था और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था। फॉर एग्जांपल, मथुरा के अंदर केशव राय टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था और बनारस के अंदर विश्वनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था और इनकी जगह पे मॉस्क बनवाए थे। औरंगजेब ने जजिया को रीइम्पोज किया था, पिलग्रिम टैक्स को रीइम्पोज किया था। इनफैक्ट हिंदूज के साथ साथ जो अदर मुस्लिम सेक्ट्स हुआ करते थे उनके प्रति भी औरंगजेब इनटॉलरेंट हुआ करता था। औरंगजेब जो है वो शिया फेथ को हेट करता था। मुहर्रम के सेलिब्रेशन के ऊपर भी औरंगजेब ने बैन लगाया था। और 1675 में सिखों के 9th गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करवाया था। जो मुतासिब का ऑफिस हुआ करता था उसको औरंगजेब ने एक्सेसिव पावर्स दी थी। इसके अलावा ड्रिंकिंग के ऊपर, भांग के कल्टीवेशन के ऊपर, अदर ड्रग्स के ऊपर औरंगजेब ने पूरे तरीके से बैन लगाया था। मुगल कोर्ट में म्यूजिक के ऊपर भी औरंगजेब ने बैन लगाया था। झरोका दर्शन की प्रैक्टिस को भी औरंगजेब ने डिसकंटिन्यू किया था। दशहरा के ऊपर, नवरोज के ऊपर औरंगजेब ने बैन लगाया था और सती के ऊपर भी औरंगजेब ने बैन लगाया था। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि औरंगजेब ने कुछ सेक्युलर डिक्रीज को भी इशू किया था। ये जो सेक्युलर डिक्रीज औरंगजेब ने इशू की थी इनको जवाबित बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, इनको जवाबित बुलाया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि एक तरफ देखने को मिलता है कि मुगल कोर्ट के अंदर औरंगजेब ने म्यूजिक के ऊपर बैन लगाया था और दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है कि क्लासिकल इंडियन म्यूजिक के ऊपर जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्शियन वर्क्स देखने को मिलते हैं वो औरंगजेब के पीरियड को बिलोंग करते थे। इनफैक्ट औरंगजेब खुद जो है वो बड़ा ही अच्छा वीणा का प्लेयर हुआ करता था। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। हो सकता है
कि कोर्ट में म्यूजिक के ऊपर बैन लगाया हो, लेकिन अकेले में बैठ के एंटरटेनमेंट के लिए वीणा बजाता हो औरंगजेब। ये जो औरंगजेब है, इसकी जो राजपूत पॉलिसी थी, उसने राजपूत को भी एलिनेट किया। बेसिकली कहानी क्या है, 1678 में मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह पास्ड अवे। 1678 में राजा जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़ पास्ड अवे। और राजा जसवंत सिंह जब पास्ड अवे तो इनकी 2 क्वींस जो हैं वो प्रेग्नेंट हुआ करती थी, लेकिन इनका कोई भी लीगल हेयर नहीं था। तो औरंगजेब क्या करेगा, औरंगजेब जो है वो जोधपुर की गद्दी पे राजा जसवंत सिंह के नेफ्यू इंदर सिंह को बिठा देगा। लेकिन इसी दौरान राजा जसवंत सिंह का एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम था अजीत सिंह। ये जो अजीत सिंह है ये अभी अभी पैदा हुए हैं, और जैसे ही अजीत सिंह पैदा हुए तो गद्दी के ऊपर क्लेम किसका आया, अजीत सिंह का आया। लेकिन औरंगजेब नहीं मानेगा। औरंगजेब राजा जसवंत सिंह के नेफ्यू इंदर सिंह को गद्दी के ऊपर बिठा देगा। और जब ये डिस्प्यूट बढ़ेगा तो औरंगजेब क्या करेगा, औरंगजेब जो है वो अपनी फोर्सेस को भेजेगा राजा जसवंत सिंह की दोनों रानियां और अजीत सिंह को कैप्चर करने के लिए। अब ये बड़ी लंबी कहानी है। पहले ये जो दोनों रानियां हैं, ये जो अजीत सिंह है, इनको इनवाइट किया जाएगा, किशनगढ़ में रखा जाएगा, फिर ये वहाँ से बच के निकलेंगे। फिर अल्टीमेटली ये शाहजहानाबाद में जो राठौड़ मेंशन हुआ करता था उसमें रह रहे थे। तो ये जो राठौड़ मेंशन हुआ करता था शाहजहानाबाद का, वहाँ से इन दोनों क्वींस और अजीत सिंह को कैप्चर करने के लिए औरंगजेब अपनी फोर्सेस को भेजेगा। लेकिन ये जो राजा जसवंत सिंह है, इनके एक वफादार हुआ करते थे दुर्गादास राठौर। ये जो दुर्गादास राठौर हैं ये इस अटेम्प्ट को फेल करवा देंगे। ये जो दुर्गादास राठौर हैं ये इन दोनों रानियों को और अजीत सिंह को बचाएंगे। और सिर्फ दुर्गादास राठौर ही नहीं, एक दाई हुआ करती थी घोरा दाई। ये जो घोरा दाई हैं ये अपने बच्चे को अजीत सिंह की जगह पे सुला देंगी। तो जो लोग रिकैप्चर करने के लिए आए थे, कैप्चर करने के लिए आए थे, उनको लगेगा कि अजीत सिंह हमारे हाथ लग गए, लेकिन एक्चुअली में वो बच्चा किसका था, वो घोरादाई का बच्चा था। राजस्थान की हिस्ट्री में ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, खूबसूरत कहानी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे बेसिक तौर पे हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो दुर्गा दास है और ये जो घोरादाई है, इन दोनों की वजह से ये जो दोनों क्वींस हैं और जो अजीत सिंह हैं वो बच जाएंगे और एस्केप करके कहाँ जाएंगे, जोधपुर जाएंगे। ये खबर मिलेगी मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह को, और ये जो राणा राज सिंह है ये अजीत सिंह की साइड लेंगे। राणा राज सिंह कहेंगे कि मुगल एम्पायर का तो बनता ही नहीं है कि वो इंटरफेयर करें, उनका मतलब ही नहीं है। और ऐसे में 1679 में औरंगजेब जो है वो मेवाड़ को भी अटैक कर देगा। और जब औरंगजेब मेवाड़ को अटैक करेगा तो राजपूत को हिल्स में छुपना पड़ेगा। लेकिन राजपूत अपने आप में पावरफुल कौम है। ये जो राजपूत हैं ये गोरिल्ला वॉरफेयर को कंटिन्यू करेंगे, औरंगजेब के अगेंस्ट में लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे। अल्टीमेटली 1698 में अजीत सिंह को मारवाड़ के रूलर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। हालांकि अल्टीमेटली अगर देखें तो 1708 में औरंगजेब पास्ड अवे इन 1707, 1708 में अजीत सिंह को प्रॉपरली गद्दी मिलेगी। लेकिन हाँ, ये जो पूरी कहानी हुई, इस कहानी की वजह से ये जो राजपूत पॉलिसी मुगल्स की हुआ करती थी, जो कि अब तक बेहद सक्सेसफुल रही थी, जिसकी वजह से इतना लंबा चौड़ा मुगल एम्पायर देखने को मिला, वो राजपूत पॉलिसी जो है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। राजपूत जो हैं वो एलिनेट हो जाएंगे, राजपूत जो हैं वो मुगल से दूर हो जाएंगे, उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर औरंगजेब की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के बारे में बात करें तो बड़ा ही मेहनती इंसान था, डिसिप्लिन्ड इंसान था, सादा जीवन जीता था, सादा खाना खाता था, सादा कपड़े पहनता था, वाइन वगैरह कुछ भी कंज्यूम नहीं करता था, पढ़ा लिखा इंसान था, अरबिक की बहुत अच्छी जानकारी थी, पर्शियन की बहुत अच्छी जानकारी थी, अपने रिलीजन के प्रति बहुत हाईली डिवोटेड था, अपने रिलीजन के प्रति हाईली डिवोटेड था और इसीलिए दूसरे रिलीजन्स के प्रति बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेंट भी था। इनफैक्ट ये जो औरंगजेब है ये खुद के खर्चे के लिए कुरान को कॉपी किया करता था, और वो जो कॉपीज हुआ करती थी उनको बेच के जो भी पैसा मिलता था उस पैसे से औरंगजेब अपना खर्चा चलाया करता था। इतना सिंपल लिविंग वाला एम्परर था और इसलिए औरंगजेब को जिंदा पीर भी बुलाया जाता है। जिंदा पीर या फिर दरवेश या फिर लिविंग सेंट भी बुलाया जाता है औरंगजेब को। रिलीजियस पॉलिसी अगर इस आदमी की सही होती
तो शायद इतना बदनाम नहीं होता। बट हाँ, रिलीजियस पॉलिसी इतनी इंटॉलरेंट थी कि एक आधा अच्छा काम जो इसने किया वो दिखाई नहीं देता है। बहुत ही सादा जीवन जीता था और इसलिए इसको जिंदा पीर या इसको दरवेश या फिर इसको लिविंग सेंट भी बुलाया जाता है। ये जो औरंगजेब है, ये लड़ाई झगड़े में इतना बिजी रहेगा कि इसके रेन के दौरान बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि औरंगजेब ने दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद को बनवाया। दिल्ली के अंदर मोती मस्जिद को किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। लाहौर के अंदर बादशाही मॉस्क को भी किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। ये जो औरंगजेब है, इसने बंगाल के अंदर बड़ा ही इफेक्टिव रेवेन्यू का सिस्टम अडॉप्ट किया था और बंगाल के अंदर बंगाल के दीवान के तौर पे मुर्शीद कुली खान को अपॉइंट भी किया था। ये वही मुर्शीद कुली खान है जो कि औरंगजेब के जाने के बाद इंडिपेंडेंट बंगाल की फाउंडेशन रखेंगे। दारा शिकोह की अगर बात करें, दारा शिकोह जो कि औरंगजेब के सबसे बड़े भाई हुआ करते थे, जिनको औरंगजेब ने मरवाया था। दारा शिकोह तगड़े पढ़े लिखे स्कॉलर हुआ करते थे। दारा शिकोह ने मजमा उल बहरीन को लिखा था। मजमा उल बहरीन को किसने लिखा था? दारा शिकोह ने लिखा था। दारा शिकोह ने उपनिषद और भगवत गीता को भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। दारा शिकोह ने सफीनत उल औलिया को लिखा था, साइनत उल औलिया को लिखा था और हसनत उल अरफरीन को लिखा था। सफीनत उल औलिया, साइनत उल औलिया और हसनत उल अरफीन को भी किसने लिखा था? दारा शिकोह ने लिखा था। इसके अलावा मिर्जा मोहम्मद कासिम देखने को मिलते थे। ये जो मिर्जा मोहम्मद कासिम है, इन्होंने आलमगीरनामा को लिखा था। आलमगीरनामा को किसने लिखा था? मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखा था। ईश्वर दास नागर देखने को मिलते थे। ये जो ईश्वर दास नागर हैं, इन्होंने फतहत ए आलमगीर को लिखा था। फतहत ए आलमगीर को किसने लिखा था? ईश्वर दास नागर ने लिखा था। और एक निमत खान अली देखने को मिलते थे। ये जो निमत खान अली हैं, इन्होंने वाकाई ए हैदराबाद को लिखा था। वाकाई ए हैदराबाद में बात की गई है औरंगजेब के गोलकोंडा कॉन्क्वेस्ट के बारे में। तो मिर्जा मोहम्मद कासिम ने आलमगीरनामा को लिखा था, ईश्वर दास नागर ने फतहत ए आलमगीर को लिखा था और निमत खान अली ने वाकाई ए हैदराबाद को लिखा था। और इसके साथ औरंगजेब की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।